आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट यानी कि रसायन विज्ञान के बारे में आज यहाँ पर हम पढ़ेंगे। क्योंकि चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम आज से स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रसायन विज्ञान किसको कहा जाता है, केमिस्ट्री किसको कहा जाता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना, उपयोग तथा उनमें होने वाले जो चेंज है, परिवर्तन है, उनका जो अध्ययन किया जाता है उसी को केमिस्ट्री कहा जाता है, रसायन कहा जाता है। अब देखिए, जो रसायन विज्ञान ये जो शब्द है केमिस्ट्री, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो उत्पत्ति हुई है मिस्र का जो प्राचीन नाम है कीमिया, वहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है कीमिया का? तो ये होता है काला रंग, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कीमिया का। ओके, अब देखिए, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का जनक किसको कहा जाता है? तो रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है लेवोजियर को। किसको कहा जाता है? लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इतनी बात आपको रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के बारे में पता होनी चाहिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज यहाँ पर हम बात करेंगे पदार्थ और उसकी प्रकृति के बारे में। तो चलिए देखते हैं, आपको मेरे साथ एंड तक बने रहना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन करवाना चाहिए कि पदार्थ क्या होता है, मैटर क्या होता है। तो देखिए, वह वस्तु जो स्थान घेरती है और उसका द्रव्यमान यानी कि मास होता है, तो वही क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। जो भी आप वस्तु देख सकते हैं जो कि क्या करती है? स्थान घेरती है और क्या होता है? उसका द्रव्यमान होता है, मास होता है, तो वही क्या होता है? पदार्थ होता है, मैटर होता है। जैसे आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं, हवा, पानी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, चीनी और रेत, तांबा, कोयला, लोहा, लकड़ी, बर्फ, शराब, ये सभी क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं, जिनका क्या होता है? द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सभी वस्तु स्थान घेरती हैं, अर्थात इनका आयतन और द्रव्यमान होता है। क्या होता है? जिनका जो वस्तुएं जिनका आयतन होता है और द्रव्यमान होता है यानी कि मास होता है, वो सभी क्या होती हैं? पदार्थ कहलाती हैं, मैटर कहलाती हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि पदार्थ किसको कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। तो अब यहाँ पर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में बात यहाँ पर हम करेंगे। तो देखिए, भौतिक अवस्था के आधार पर सभी पदार्थों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में पदार्थ को डिवाइड किया जाता है। पहला आपका होता है ठोस, दूसरा होता है तरल यानी कि द्रव, और तीसरा होता है गैस। ओके, आपको पता होना चाहिए कि ताप और दाब की विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी होती हैं? ठोस, द्रव, गैस, 4th आपकी होती है प्लाज्मा, और 5th नंबर की होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 5वें नंबर की अवस्था होती है पदार्थ की। लेकिन यहाँ पर हम मुख्य रूप से ठोस, तरल और गैस के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। ओके, चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देती हूँ, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में आपको बता देती हूँ। तो देखिए, जो प्लाज्मा होती है जो कि पदार्थ की चौथी अवस्था होती है, तो इसमें जो तत्व क्या होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, वो अत्यंत उच्च तापमान पर आयनित अवस्था में रहते हैं। पदार्थ के तापमान में परिवर्तन करने से एक सीमा के बाद में उसकी जो अवस्था है वो परिवर्तित होने लगती है। जैसे कि बर्फ जो होती है वो ठोस होती है, उसे गर्म करने पर पानी बनता है, और पानी को गर्म करने पर क्या बनती है? भाप बनती है, जो कि गैसीय अवस्था में होती है। तो ये आपकी होती है प्लाज्मा स्टेट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। तो देखिए, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था के अनुसार बोसोन की तनु गैस को परम शून्य ताप के बहुत निकट तक यानी कि बहुत निकट ताप तक इसको क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है। तो ये जो आपकी अवस्था होती है ये होती है कौन सी? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके, यहाँ पर हम मुख्य रूप से ठोस, तरल और गैस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ठोस क्या होते हैं। तो देखिए, शर्करा, रेत, लोहा, बर्फ, ये सभी क्या होते हैं? ठोस के अंतर्गत आते हैं, इनकी सॉलिड के अंतर्गत आते हैं। सेकंड यहाँ पर बात करें, पानी, दूध, तेल, अल्कोहल, ये सभी आते हैं तरल के अंतर्गत आते हैं। और जो वायु, ऑक्सीजन और भाप होती है ये आते हैं गैस के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। ओके, सॉलिड क्या होता है ये वाला आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ठोस पदार्थ के गुण क्या होते हैं, अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं ठोस पदार्थ के। तो देखिए, बर्फ, लकड़ी, कोयला, लोहा, ईंट आदि क्या होते हैं? हमारे आसपास में पाई जाने वाली जो वस्तुएं होती हैं वो ही क्या होती हैं? ठोस होती हैं। जैसे कि बर्फ, लकड़ी, कोयला, लोहा, ईंट, जो कि आप डेली देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसके गुण क्या क्या होते हैं। तो देखिए, ठोस का एक निश्चित आकार होता है और एक निश्चित आयतन होता है। तो ये क्या होता है? ठोस होता है, जिसका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है, तो ठोस कहलाता है।
अब देखिए ठोस को बहुत अधिक संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, यानी कि उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। और इसका जो घनत्व होता है यानी कि डेंसिटी होती है वो हाई होती है, उच्च होती है, किसकी? ठोस की। अब देखिए ठोस अपने कंटेनर को पूरी तरह से नहीं भरते हैं, ठोस पदार्थ नहीं बहते हैं, यानी कि ये हिलते डुलते नहीं है। ठोस पदार्थ जो होते हैं वो हिलते डुलते नहीं है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे तरल पदार्थ के गुण के बारे में, कि जो द्रव पदार्थ होते हैं, लिक्विड होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए पानी, दूध, फलों का रस, स्याही, मूंगफली का तेल, मिट्टी का तेल और पेट्रोल, ये सभी किसमें आते हैं? तो ये तरल पदार्थ होते हैं, लिक्विड पदार्थ होते हैं। अब इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, गुण होते हैं? तो देखिए तरल पदार्थों का एक निश्चित आयतन होता है, लेकिन उनका जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता, यानी कि अनिश्चित होता है। किसका? जो लिक्विड होते हैं, तरल होते हैं, उनका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन उनका जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है। तरल पदार्थ उस बर्तन का आकार लेते हैं जिसमें उन्हें रखा जाता है। जैसे पानी, दूध, ये सब आप जानती हो, इसको किसी भी पात्र यानी कि कंटेनर में डालेंगे तो वो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। तो इनका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। अब देखिए ठोस पदार्थ की तरह तरल पदार्थ बहुत अधिक नहीं संकुचित किए जा सकते हैं। तो देखिए जिस प्रकार से ठोस पदार्थ जो होते हैं वो बिल्कुल भी क्या नहीं किए जा सकते, संपीड़ित नहीं किए जा सकते, कंप्रेस नहीं किए जा सकते हैं, उसी प्रकार से जो तरल होते हैं, इनके लिक्विड होते हैं, वो भी अधिक संकुचित नहीं किए जा सकते, थोड़ा बहुत उनको संपीड़ित किया जा सकता है। ओके, तो ये हमने बात की किसके बारे में? लिक्विड के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर और देख सकते हैं इसके बारे में। तो देखिए तरल पदार्थ मध्य से उच्च घनत्व वाले होते हैं, वे आमतौर पर कम घने होते हैं, वे आमतौर पर ठोस पदार्थ की तुलना में कम घने होते हैं। यानी कि जो ठोस होते हैं वो उसमें क्या होता है, जो कण होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं, लेकिन जो लिक्विड होता है, तरल होता है, उसमें कण जो होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, उनके बीच में थोड़ा गैप होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए तरल पदार्थ अपने कंटेनर की पूरी तरह से नहीं भर पाते हैं। तरल पदार्थ आमतौर पर आसानी से प्रवाहित होते हैं। जो दूध वगैरह होते हैं ये सभी क्या होते हैं, आसानी से बह सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है गैस के गुण। तो गैस के यहाँ पर गुण हम देखेंगे। तो देखिए वायु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और भाप, ये सभी किसमें आते हैं? तो ये आते हैं गैस के अंतर्गत ये आते हैं। अब गैस के लक्षण आप यहाँ पर देख सकते हैं, गुण कौन कौन से होते हैं। तो देखिए गैसों का न तो कोई निश्चित आकार होता है, न ही कोई निश्चित आयतन होता है। देखिए जो गैस होते हैं उनमें ना तो आयतन भी क्या नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, और आकार भी निश्चित नहीं होता है। गैस उस बर्तन के आकार और मात्रा को प्राप्त करते हैं जिसमें उन्हें रखा जाता है। जो गैस होती है उसको जिस पात्र यानी कि कंटेनर में डाला जाता है उसी का वो आकार ग्रहण कर लेती हैं। गैसों का आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, यानी कि जो गैस होती हैं उनको आसानी से दबा सकते हैं, आसानी से उनको कंप्रेस्ड कर सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं। गैसों में घनत्व बहुत कम होता है, इसलिए क्या होते हैं, वो बहुत ज्यादा हल्की होती है। गैस अपने कंटेनर को पूरी तरह से भर देती है। जो गैस होती है उसको जिस भी पात्र में रखा जाता है उसको पूरी तरह से वो क्या करती हैं, भर देती है। तो ये आते हैं किसके, गैस के लक्षण होते हैं, गुण होते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको याद रखना है। चलिए फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। तो देखिए ठोस क्या होते हैं, ठोस का जो आकार और आयतन होता है वो दोनों निश्चित होते हैं, और जो आपका लिक्विड होता है, तरल होता है, उसका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। और जो गैस होती है उसका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। तो तीनों के बारे में याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे विसरण यानी कि डिफ्यूजन के बारे में, कि डिफ्यूजन क्या होता है, विसरण क्या होता है। तो देखिए इसके कणों की गति के कारण किसी पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ के साथ फैलाने और फैलाने को क्या कहा जाता है, विसरण कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कणों की गति के कारण किसी पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ के साथ फैलने को क्या कहा जाता है, विसरण इसको कहा जाता है। अब देखिए डिफ्यूजन यानी कि विसरण पदार्थ का एक गुण है जो इसके कणों की गति को क्या करता है, आधारित इस पर होता है। किस पर, कणों की गति पर यह आधारित होता है डिफ्यूजन यानी कि विसरण। फैलने वाले पदार्थ का तापमान बढ़ने पर जो प्राशन की दर है वो भी बढ़ जाती है, यानी कि जो विसरण होती है, प्राशन होती है, डिफ्यूजन होता है, उसकी दर भी क्या होती है, बढ़ जाती है जब तापमान बढ़ाया जाता है। प्रसार की घटना हमें बताती है कि पदार्थ के कण लगातार बढ़ रहे हैं। प्रसार यानी कि जो विसरण होता है उसकी जो घटना होती है वो क्या करती है, वो हमें बताती है कि पदार्थ के जो कण है वो लगातार क्या करते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो ये होता है आपका डिफ्यूजन यानी कि विसरण इसको कहा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बारे में।
तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे गैसों में विसरण किस प्रकार से होता है, डिफ्यूजन किस प्रकार से होता है। तो देखिए गैसों का प्रसार बहुत तेज होता है क्योंकि गैसों के कण सभी दिशाओं में बहुत तेजी से बढ़ते हैं। ओके, हमारे रोजमर्रा के जीवन में गैस के प्रसार का आप उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए रसोई में पकाया जा रहा भोजन की जो गंध है वो काफी दूर तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है। तो ये इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है गैसों में विसरण का। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे तरल पदार्थों में विसरण किस प्रकार से होता है। तो देखिए तरल पदार्थ में जो प्रसार यानी कि विसरण होता है वो गैसों की तुलना में थोड़ा धीमा होता है, थोड़ा कम होता है गैसों की तुलना में, लेकिन ठोस की तुलना में अधिक होता है। उदाहरण आप देख सकते हैं, पानी में पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग का प्रसार, यह पानी में पोटेशियम परमैंगनेट के कणों के प्रसार के कारण होता है, यानी कि विसरण की वजह से होता है। तरल पदार्थ में प्रसार की दर ठोस की तुलना में बहुत तेजी से होती है, गैस की तुलना में कम होती है लेकिन ठोस की तुलना में अधिक होती है, किसमें, तरल पदार्थों में। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ठोसों में विसरण कैसे होता है। तो देखिए ठोस जो विसरण होता है वो ठोस में बहुत ही कम होता है। क्या होता है, जो विसरण होता है वो ठोस में बहुत कम होता है। ठोस पदार्थों में फैलाव एक बहुत धीमी प्रक्रिया होती है, यानी ठोसों में विसरण की प्रक्रिया बहुत ही कम होती है। ओके, आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं उसमें चेंज किस प्रकार से होता है। तो देखिए पदार्थ तीन भौतिक अवस्थाओं में मौजूद हो सकता है। कौन कौन सी है, पहली है ठोस अवस्था, दूसरी है तरल अवस्था यानी कि द्रव अवस्था, और तीसरी है गैसीय अवस्था। अब हम पदार्थ की भौतिक स्थिति को दो तरीकों से बदल सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं। अब ये दो स्थिति कौन कौन सी है, तो पहली है जब तापमान बदलता है और दूसरी है जब क्या होता है, दाब यानी कि जो प्रेशर है वो बदलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे जब तापमान बदलता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले तापमान के बदलाव का प्रभाव क्या पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले बात करें ठोस से तरल में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो देखिए वह प्रक्रिया जिसमें एक ठोस पदार्थ गर्म होने पर एक तरल में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं, पिघलना या फिर संलयन इसको कहा जाता है। क्या होता है, ठोस किस में चेंज हो रहा है, तरल में यानी कि लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो देखिए वह प्रक्रिया जिसमें एक ठोस पदार्थ गर्म होने पर किस में चेंज होता है, लिक्विड यानी कि तरल में बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पिघलना इसको कहा जाता है, मेल्टिंग इसको कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे तरल से गैस में परिवर्तन। तो देखिए जो लिक्विड होता है वो गैस में चेंज होता है तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको वाष्पीकरण कहा जाता है या फिर उबलना या फिर बॉइलिंग इसको कहा जाता है। तो देखिए जिस प्रक्रिया में एक द्रव पदार्थ गर्म होने पर तेजी से गैस में परिवर्तित होता है उसे उबलना कहते हैं, यानी कि बॉइलिंग उसको कहा जाता है। जिस तापमान पर एक तरल पदार्थ उबलता है और वायुमंडलीय दबाव में तेजी से गैस में परिवर्तित होता है को तरल यानी कि क्वथनांक कहा जाता है। उसको लिक्विड क्या कहते हैं, क्वथनांक उसको कहते हैं, उबलना उसको कहते हैं। ओके, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे तरल में यानी गैस में तरल में परिवर्तन होना। जो गैस होती है उसका तरल में परिवर्तन यानी कि लिक्विड में चेंज होना, इसको क्या कहा जाता है, इसको संघनन इसको कहा जाता है, यानी कि कंडेंसेशन इसको कहा जाता है। अब देखिए ठंडा करके एक गैस को तरल में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको संघनन यानी कि कंडेंसेशन इसको कहा जाता है। यानी कि संघनन उबलते हुए क्या होता है, उल्टा होता है, जो उबलता है उसका उल्टा क्या होता है, संघनन होता है, कंडेंसेशन होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है तरल से ठोस में परिवर्तन, यानी कि जो लिक्विड होता है उससे ठोस में जो चेंज होता है उसको क्या कहा जाता है, उस प्रक्रिया को, तो उसको कहा जाता है हिमीनीकरण। क्या कहते हैं इसको, हिमीकरण उसको कहा जाता है, यानी कि फ्रीजिंग उसको कहा जाता है। अब देखिए एक तरल को ठंडा करके एक ठोस में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको हिमीकरण कहा जाता है, यानी कि फ्रीजिंग उसको कहा जाता है। तो ये चारों की हमने बात यहाँ पर कर ली है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर आप पूरा समझ सकते हैं, जो भी हमने पीछे यहाँ पर पढ़ा है वो यहाँ पर आप यहाँ पर इजी से समझ सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर बात की है सबसे पहले सॉलिड यानी कि ठोस के बारे में। तो देखिए ठोस को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, हीट करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो वो किस में चेंज होगा, लिक्विड में चेंज होगा, यानी कि द्रव में चेंज होगा। तो ठोस से द्रव में चेंज होने की जो प्रक्रिया है इसको क्या कहा जाता है, मेल्टिंग इसको कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है, इसको पिघलना इसको कहते हैं। आगे हम यहाँ पर बात करें कि जो लिक्विड होता है उसको हम और ज्यादा गर्म करें तो वो किस में चेंज होगा, गैस में चेंज होगा। तो लिक्विड से गैस में चेंज होने की जो प्रक्रिया इसको क्या कहा जाता है, बॉइलिंग इसको कहा जाता है, यानी कि इसको क्या कहते हैं, उबलना इसको कहते हैं। उसके बारे में बात आती है, जो गैस होती है उसको हम थोड़ा ठंडा करते हैं तो किस में चेंज होगा, वो लिक्विड में चेंज होगा। गैस को थोड़ा ठंडा करेंगे
तो वो किसमें चेंज होगा, लिक्विड में, यानी कि द्रव में चेंज होगा। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है कंडेंसेशन। क्या कहा जाता है, इसको कंडेंसेशन कहा जाता है। अब यहाँ पर बात करें कि जो लिक्विड होता है उसको हम थोड़ा और ठंडा करें तो वो किसमें चेंज होगा, तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा, यानी कि ठोस में चेंज हो जाएगा। तो यानी कि द्रव से ठोस में चेंज होने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है, उसको फ्रीजिंग कहा जाता है। तो इजीली आप यहाँ पर पूरा समझ सकते हैं जो भी हमने पीछे यहाँ पर पढ़ा है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है गुप्त उष्मा। तो यहाँ पर हम बात करें गुप्त उष्मा के बारे में। किसको कहा जाता है गुप्त उष्मा, तो देखिए किसी पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए जिस उष्मा की यानी कि जो उष्मा ऊर्जा होती है उसकी आपूर्ति की आवश्यकता होती है उसको ही गुप्त उष्मा कहते हैं। यानी कि किसी भी पदार्थ की जो अवस्था है उसको बदलने के लिए जिस उष्मा की यानी कि उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको ही गुप्त उष्मा कहते हैं। गुप्त उष्मा दो प्रकार की होती है, दो टाइप्स की होती है। पहली होती है गलन की गुप्त उष्मा और दूसरी होती है वाष्पन की गुप्त उष्मा। तो दोनों के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गलन की गुप्त उष्मा किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे गलन की गुप्त उष्मा किसको कहते हैं। ये क्या होती है, ठोस से तरल में ये चेंज होती है। ओके, अब देखिए वह उष्मा जो बर्फ में जा रही है लेकिन उसके तापमान में वृद्धि नहीं कर रही है, बर्फ की स्थिति को ठोस से तरल में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। यानी क्या होता है, ठोस को तरल में चेंज करने के लिए जिस ऊर्जा यानी कि उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो ही होती है गलन की गुप्त उष्मा। अब देखिए बर्फ में शेलियन की जो गुप्त उष्मा होती है वो कितनी होती है, तो ये होती है 3.34 इंटू 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम। यहाँ पर बर्फ के संलयन की गुप्त उष्मा होती है। ये आपको यहाँ से नोट करके चलना है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर है वाष्पन की गुप्त उष्मा किसको कहा जाता है, जो कि गैस परिवर्तन के लिए जरूरी होती है। तो ये होती है वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा तापमान में किसी भी बदलाव के बिना 1 किलोग्राम तरल से वाष्प या गैस में परिवर्तन करने की जो आवश्यकता होती है उसको ही उष्मा की क्या कहा जाता है, मात्रा होती है। क्या होती है, ये जूल में इसको नोट किया जाता है। अगला यहाँ पर आपका आता है ऊर्ध्वपातन जिसको सब्लिमेशन कहा जाता है। तो ऊर्ध्वपातन किसको कहा जाता है, ताप करने यानी कि ताप करने पर ठोस का वाष्प में परिवर्तन और ठंडा करने पर वाष्प का ठोस में परिवर्तन, इसको ही ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। सब्लिमेशन इसको कहा जाता है। क्या होता है, जो ठोस अवस्था होती है यानी कि सॉलिड होते हैं वो सीधे किस में चेंज हो जाए, गैस में चेंज हो जाए, या फिर गैस से सीधे किस में चेंज हो जाए, सॉलिड में चेंज हो जाए। तो इसी को क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन इसको कहा जाता है, यानी कि ऊर्ध्वपातन इसको कहा जाता है। ओके, तो इसके थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए सॉलिड को जब क्या करता है, गर्म किया जाता है तो इस किस में चेंज होता है, सीधा वाष्प में यानी कि गैस में चेंज हो जाता है। और गैस को जब थोड़ा ठंडा किया जाता है तो ये किसमें, सीधे किसमें, सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, सब्लिमेशन इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर आप इजीली समझ सकते हैं। ये मैंने आपको पीछे समझा दिया अच्छे से और यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे जो शेष इसका जो पार्ट रह गया है वो हम सेकंड पार्ट में कंप्लीट यहाँ पर कर लेंगे। यहाँ पर हमने बात की थी कि जब तापमान में बदलाव होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम सेकंड बात करेंगे कि जो दाब होता है, प्रेशर होता है, अगर उसमें परिवर्तन होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, आपको वीडियो पसंद आया है, इंपॉर्टेंट लगा है तो अपने सभी दोस्तों के पास में, सभी ग्रुप में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।